Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So students, as you know that in the last class, in the previous class, we have discussed about the topic that is related to the bond parameters, and these bond parameters are related to the covalent bond. और हम लोगों ने कितने bond parameters read out किए थे? हमने पढ़ा था about the bond length, bond enthalpy, bond angle, bond order. And now today we will discuss about the new topic. That topic is about the resonance. So बच्चे, what is resonance? और रेजोनेंस होता क्या है, इसको बताने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये कंसेप्ट किसने हमें एक्सप्लेन किया था. तो द फिनोमिना ऑफ द रेजोनेंस वाज पुट फॉरवर्ड बाय द हाइजेनबर्ग टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स. तो आपको मैंने ये जो हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट है, इनका कंसेप्ट एक जगह और भी चैप्टर 2 में पढ़ाया था. ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग वहां भी एक कंसेप्ट था हाइजेनबर्ग का, और अब रेजोनेंस से रिलेटेड भी हाइजेनबर्ग का कुछ कंसेप्ट है. तो हमने क्या देखना है कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसके टॉपिक को, हाइजेनबर्ग के कंसेप्ट को, रेजोनेंस के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल के बारे में स्टडी करेंगे. जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा है अबाउट O3. किसके बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है? O3. तो ये मैंने एग्जांपल लिया है इस रेजोनेंस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए. तो O3 का स्ट्रक्चर बेटा मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. O मतलब जहाँ पर जिसका नाम है ओजोन. तो ये ओजोन का मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ करा हुआ है अकॉर्डिंग टू द लेविस स्ट्रक्चर. तो लेविस स्ट्रक्चर मींस लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये हमने किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है? ओजोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है. यहाँ आपको दिख रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ऑक्सीजन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ऑक्सीजन के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. टोटल इस मॉलिक्यूल के अंदर, O3 मॉलिक्यूल के अंदर 12 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है, और 3 बॉन्ड है, और 3 बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर हमारे पास 6 हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जो लोन पेयर है दे आर कॉल्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बेटा इस मॉलिक्यूल के अंदर O और O की बॉन्ड लेंथ कितनी है? एक्सपेरिमेंटली मेजर करने के बाद कितनी देखी गई? 148 पिकोमीटर. और O डबल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ कितनी है? 121 पिकोमीटर. ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई. बट ठीक है, बट अगर इस मॉलिक्यूल को अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए एक्सपेरिमेंटली, देखो इसको मेजर किया, जनरली इस बॉन्ड लेंथ को मेजर किया. डबल बॉन्ड है, आपको मैंने पहले ही बताया, डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ बड़ी होती है. तो ये मेजर आफ्टर द मेजरमेंट ऑफ दिस लेंथ, तो एक 148 और एक 121 पिकोमीटर है. बट जब इसे एक्सपेरिमेंटली बहुत अच्छे से मेजर किया गया, तो ये भी फाइंड आउट किया गया कि ये इस मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ है, वो दोनों बॉन्ड लेंथ बिल्कुल इक्वल ऑब्जर्व हुई हमें. ठीक है, तो वो कितनी थी? 128 पिकोमीटर. ठीक है, तो यहां से एक रेजोनेंस का कंसेप्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ. ओजोन का मॉलिक्यूल लिया, सबसे पहले ओजोन का मॉलिक्यूल लिया इस कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए. एक ओजोन के अंदर एक ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, और उनकी बॉन्ड लेंथ कितनी मेजर की गई है? 148 पिकोमीटर और 121 पिकोमीटर. ठीक है, बट जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली इसकी बॉन्ड लेंथ अच्छे से मेजर कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आइडेंटिफाई हुई 128 पिकोमीटर कॉमन, कई अलग अलग हमें दिखाई नहीं दी गई. इसका मतलब अब यहाँ पे इस कंसेप्ट को और अच्छे से डिटेल में पढ़ने की कोशिश की साइंटिस्ट ने. तो क्या देखा कि ये जो ओजोन मॉलिक्यूल है, अगर इसकी एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ है, अगर वो कितनी नजर आ रही है? 128 पिकोमीटर नजर आ रही है दोनों साइड, डबल बॉन्ड वाली साइड भी, सिंगल बॉन्ड वाली साइड भी. इसका मतलब ये जो ओजोन का मॉलिक्यूल है, ये क्या कर रहा है? अपने बॉन्ड को शिफ्ट कर रहा है, और अपने बॉन्ड को शिफ्ट कर रहा है. इसका मतलब ये मॉलिक्यूल इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हो सकता है, और ये मॉलिक्यूल इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हो सकता है. तो एक्सपेरिमेंटली दीज आर द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये कोई थियोरेटिकल है स्ट्रक्चर्स बनाए गए. तो इसका मतलब ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, इस तरीके से. ठीक है, तो इसकी लेंथ को ध्यान में रखते हुए एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ 128 है पूरे मॉलिक्यूल की. तो इस बात को सोचते हुए इसके ऊपर डिस्कशन किया गया, इसके काफी स्ट्रक्चर्स और बनाकर देखे गए, इसकी अजम्पशन और पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना के देखे गए. इन्हें बोला गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इन्हें बोला गया कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, और दीज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एक्चुअल क्या है? ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है किसी रेजोनेंस हाइब्रिड के स्ट्रक्चर हैं. तो मतलब ये बॉन्ड पहले यहाँ था, अब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया हुआ, सिंगल यहाँ. इसका मतलब क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है? ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है. और आपको भी पता है डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं. तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड है. इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कितनी हो सकती है? दोनों साइड 128 पिकोमीटर हो सकती है. ठीक है,
तो इस तरीके से ऑब्जर्व किया गया कि यस O3 मॉलिक्यूल हैव कॉमन बॉन्ड लेंथ बोथ साइड इन द OO बॉन्ड, दोनों साइड पॉसिबल है, ये हो सकती है क्योंकि ये एक अजम्पशन की गई कि हाँ अगर ये स्ट्रक्चर्स इस तरीके से पॉसिबल, और ये भी बोला गया कि अगर कोई स्ट्रक्चर अपने बहुत से स्ट्रक्चर, अगर कोई मॉलिक्यूल अपने बहुत से स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन कर लेता है तो वो उसके क्या कहलाते हैं, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी कहलाती हैं। तो व्हेन ए मॉलिक्यूल, ए सिंगल मॉलिक्यूल शो 2 or more structure, then the molecule show its different type of a properties, different type of a characteristics property and show the stability। इस तरह से वो मॉलिक्यूल अपनी आपकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला गया, इनमें बोला गया कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर को क्या बोला गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, दूसरी साइड में डबल बॉन्ड यहाँ है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ भी लग सकता है, इस साइड भी लग सकता है। तो 128 पिकोमीटर 128 पिकोमीटर ऐसा पॉसिबल है। और इस स्ट्रक्चर को, दिस कॉमन स्ट्रक्चर, दिस एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। इस एक्चुअल स्ट्रक्चर को बोला गया रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो इस मॉलिक्यूल के ड्रॉ करके देखे गए स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली कॉमन आ रही है, बट यहाँ हमने जब मेजर किया था एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड की बेसिस से इसकी डबल वो बॉन्ड लेंथ कॉमन नहीं आ रही थी। तो इस कंसेप्ट को माइंड में रखकर कि हमारी डबल जो बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कॉमन आनी चाहिए, तो उसके लिए पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखे गए और इन्हें बोला गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इन्हें ही बोला गया कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इन्हें बोला गया कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। इस तरीके से रेजोनेंस का कंसेप्ट क्या हुआ, स्टार्ट होना शुरू हुआ। ठीक है, तो अभी पता लगा आपको रेजोनेंस क्या है। ये एक फिनोमिना है जिसे स्टार्ट किया गया था किसकी हेल्प से, हेजनबर्ग की हेल्प से। वो एक लेविस जो स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट था, लेविस के स्ट्रक्चर में अगर कोई मॉलिक्यूल है, कहीं डबल है कहीं सिंगल बॉन्ड है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, डिफरेंट है। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बॉन्ड पैरामीटर के अकॉर्डिंग अलग होती है, डबल बॉन्ड में अलग होती है, सिंगल बॉन्ड में अलग होती है। बट ये रेजोनेंस के कंसेप्ट में हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल अपने 2 or more स्ट्रक्चर्स बना ले, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो सकती है, कॉमन भी हो सकती है। ठीक है, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द definition of the resonance and the condition that are necessary for resonance. We'll study what is resonance, defined resonance। तो अभी आपने देखा बच्चे, हमने O3 का स्ट्रक्चर लिया था, लेविस स्ट्रक्चर लिया था। वो लेविस स्ट्रक्चर अपनी प्रॉपर्टीज को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो when a molecule does not able to show its all properties by single structure, then its characteristics properties explained by 2 or more structures. That 2 or more structures are called contributing structure and resonating structure, and the common structure or actual structure of these 2 or more structures, this is called resonance hybrid. That complete phenomenon is called resonance. इसे बोलते हैं हम resonance। तो अभी आपने देखा था O3 स्ट्रक्चर के अंदर, तो अभी O3 का स्ट्रक्चर हम एक बार और ड्रॉ करेंगे कुछ कंडीशन समझाने के लिए। तो अभी हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, लेकिन ये स्ट्रक्चर अपनी सभी प्रॉपर्टीज को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि डिफरेंट बॉन्ड लेंथ की वजह से। बट एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर आ रही थी। तो उस जो स्ट्रक्चर हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर था, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर या तो हम इस तरीके से बना सकते थे, ये स्ट्रक्चर या तो हम इस तरीके से बना सकते थे। तो इनके बीच का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था, रेजोनेंस हाइब्रिड था, उसको हमने फिर रिप्रेजेंट किया था। तो ये जो पहला और दूसरे स्ट्रक्चर के बीच का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर, उसे हमने क्या बोला था, रेजोनेंस हाइब्रिड बोल रहा था। और उस रेजोनेंस हाइब्रिड में जो बॉन्ड लेंथ थी वो एक्सपेरिमेंटली 128 पिकोमीटर कैलकुलेट हो रही थी। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, हमने कंडीशंस लिखी हैं कुछ। व्हाट आर द कंडीशन दैट आर नेसेसरी फॉर ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। तो पहला है contributing structure. These are called contributing structure. The contributing structure should have the same atomic position. आप बॉन्ड की पोजीशन बदल सकते हैं, आपने देखा बदली है, लेकिन यह डबल बॉन्ड था, आप डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, दे आर कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, बट उनके जो एटम है उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द रेजोनेंस फिनोमिनन। सेकेंड इज हैव सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यस, अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी भी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कितने टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4 6 और यहाँ पर 6, टोटल 12 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने ही कॉमन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय रिप्रेजेंट शो किए जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट इज नियरली द सेम एनर्जी। जो भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उनकी जो एनर्जी होगी, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी। रेजोनेंस हाइब्रिड की स्ट्रक्चर जो एनर्जी होती है वो इनसे काफी डिफरेंट होती है, बट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, बट डबल बॉन्ड ही शिफ्ट होता है और कुछ नहीं होता बाकी में। और इन टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के मिडिल का जो इंटरमीडिएट का जो स्ट्रक्चर होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों साइड प्रेजेंट है। अभी मैंने बताया भी था ये वाला इस तरीके से डबल बॉन्ड यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी शो किया है। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर माना जाता है अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस फिनोमिना। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अभी हम बात कर रहे हैं इन टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की। इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो रिमेन सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट मैंने प्रॉपर्टी में, नेक्स्ट कंडीशन में मैंने एक एग्जाम्पल लेके दिखाया है। ये एग्जाम्पल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर CO2 का एग्जांपल लिया है, तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होंगे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर ये मॉलिक्यूल CO2 का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है बेटा CO2, तो अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये जो मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो इनके हमने क्या रिप्रेजेंट करे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करे, और ये मैंने इसका एक लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया CO2 मॉलिक्यूल का। कार्बन यहाँ पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो अगर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कैरी कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैरी नेगेटिव चार्ज। अगर ये बॉन्ड अपना, देखो ये डबल बॉन्ड था दोनों साइड में CO2 मॉलिक्यूल के अंदर, ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड, सॉरी, ये बॉन्ड अगर ये वाले बॉन्ड फिर ये अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे, ठीक है। यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ ट्रिपल, कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड होने चाहिए और वो पूरे हो रहे हैं। अगर ऑक्सीजन अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दे तो ये वाला कार्बन अपना ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लाइक चार्जेस नॉट बी प्रेजेंट एट द एडजेसेंट एटम। यस, जैसे यहाँ पॉजिटिव है, जरूरी नहीं यहाँ पर भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिपेल करते हैं, तो लाइक चार्जेस कभी भी एडजेसेंट एटम्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। दीज आर द कंडीशन दैट आर नेसेसरी फॉर ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए ये कंडीशंस नेसेसरी हैं, ठीक है। एटम की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इधर उधर नहीं होनी चाहिए, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर सेम एनर्जी के होने चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट पे इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वन, जब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो बॉन्ड मूव करते हैं डेफिनेटली। अब जैसे बॉन्ड मूव कर रहे हैं, बॉन्ड मूव करते हैं तो डेफिनेटली चार्ज भी मूव करेगा। तो आपको बस इतना पता हो, लाइक चार्ज एडजेसेंट एटम्स पे नहीं होने चाहिए, सेम चार्ज साथ वाले एक जैसे साथ वाले एटम पे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। एडजेसेंट एटम्स पे लाइक चार्जेस प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, नहीं तो रिपल्शन होगा और वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे फॉर्म नहीं हो पाएंगे, ठीक है बेटा। अब ये जो रेजोनेंस फिनोमिना है जो कि हाइजेनबर्ग ने एक्सप्लेन किया और लेविस स्ट्रक्चर्स को लेके स्टार्ट हुआ ये, क्योंकि उनकी बॉन्ड लेंथ जब मेजर की गई तो डिफरेंट आई लेविस स्ट्रक्चर्स में, बट एक्सपेरिमेंटली हर मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ थी वो पूरे मॉलिक्यूल की कॉमन आ रही थी, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए गए अल्टीमेटली। फाइन, अब हम रेजोनेंस का जो फिनोमिना होता है इस पे जो मेन फैक्टर अफेक्ट डालता है वो फैक्टर है रेजोनेंस एनर्जी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। नाउ आवर टॉपिक इज व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है बच्चे, ध्यान से देखेंगे। ये डिफरेंस होता है किसका, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और आपको पता है मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है हमारा, रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। और आपको पता हो नेक्स्ट, द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस द एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मैंने यहाँ कुछ एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करे हैं। सपोज मेरे पास एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, उसकी एनर्जी E1 है, सेकंड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी E2 है, और मेरे पास एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है जो उन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, ठीक है, वो है हमारी E3, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है E3, ठीक है। और एक मेरी एनर्जी है E0, ये मेरी एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन एनर्जी है उन मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल माइनस एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल। अभी मैंने आपको बताया O3 के मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाए थे, जिसमें से एक स्ट्रक्चर क्या था,
जिसमें बॉन्ड लेंथ दोनों में इक्वल थी 128 पिकोमीटर 128 पिकोमीटर जो बॉन्ड लेंथ थी वो बिल्कुल सेम थी दोनों साइड थी, वो मेरा एक्चुअल स्ट्रक्चर था जिसको मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बोल रही हूँ, ठीक है, और वो मेरा मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। तो एक्चुअल जो उस मॉलिक्यूल की एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन एनर्जी है वो माइनस में रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी जो है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड RE, रेजोनेटिंग एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। फाइन, तो रेजोनेंस एनर्जी इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल माइनस रेजोनेंस हाइब्रिड मॉलिक्यूल, ठीक है, एनर्जी। तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। फाइन, और ये एक ऐसा फैक्टर है, और आपको मैंने ये भी बता दिया है रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है वो अगर इन दोनों का हम डिफरेंस, और रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है और इसकी एनर्जी सबसे कम है। देखो ऊपर की तरफ मैंने शो किया एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और ये एनर्जी मैंने पहले कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की लिखी है, ये मैंने सेकंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की दिखाई है, और ये E3 मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी शो की है। तो इनके बीच का डिफरेंस है RE, और रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी है वो क्या है, स्मॉल है इन दोनों के कंपैरिजन में, और एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल एनर्जी है और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है उनका डिफरेंस क्या है, मेरा रेजोनेटिंग एनर्जी है, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेजोनेंस। वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। ये जो आपने अभी रेजोनेंस फिनोमिना सीखा, ये कोई मॉलिक्यूल अपने आप को सिंगल स्ट्रक्चर से स्टेबिलिटी नहीं शो करता तो वो मॉलिक्यूल अपने 2 और मोर स्ट्रक्चर्स बनाकर अपनी प्रॉपर्टीज को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। सो रेजोनेंस, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप ड्रॉ करते हैं डू नॉट हैव रियल एग्जिस्टेंस, इनकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो एक हाइपोथेटिकल टाइप का कंसेप्ट है। द बॉन्ड लेंथ इज इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल, जो बॉन्ड लेंथ होती है जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका एक कॉमन स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं ड्यूरिंग द रेजोनेंस फिनोमिना। तो अब क्या होता है, उनकी जो बॉन्ड लेंथ हो जाती है मॉलिक्यूल्स के बीच की वो क्या हो जाती है, एटम्स के बीच की इन द मॉलिक्यूल वो बिकम इक्वल हो जाती है ड्यूरिंग द रेजोनेंस फिनोमिना, ठीक है। नेक्स्ट, द रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लोअर एनर्जी। अभी मैंने एक्सप्लेन किया जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है और उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। तो लोअर द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। आगे है हमारे पास ग्रेटर द रेजोनेंस, जितना अच्छा रेजोनेंस होगा एंड द रेजोनेटिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा बनते हैं या रेजोनेटिंग एनर्जी ज्यादा होती है किसी मॉलिक्यूल की तो वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस, दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट आर रिलेटेड टू द रेजोनेंस, ठीक है। तो अभी आपको पता चला सारे कंसेप्ट में क्या बातें हो रही थी अबाउट द रेजोनेंस। रेजोनेंस की हम कोई भी मॉलिक्यूल को ले रहे हैं और उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम बना पा रहे हैं। तो नाउ वी विल टेक सम अनदर एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट अगेन। तो अभी देखेंगे आप कि मैंने एग्जांपल और ले ली हूं मैं इसको समझाने के लिए। SO2 का ले लेते हैं बेटा। आपको पता है इसका मैंने आपको लेविस स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता चल गया कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल को बैंड कर रही हूँ थोड़ा सा तो अपने आप अंडरस्टूड है, क्योंकि किसी के पास अगर लोन पेयर बच जाते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो ज्योमेट्री वो जो स्ट्रक्चर होता है वो अपने आप ही थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। और आपको ये बात भी पता लग रही होगी, यहाँ पर मैंने शो नहीं किया बट कहीं ना कहीं यहाँ पर एक क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि आप ऑक्सीजन के पास तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है और वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे बनाइए, चाहे आप इस मॉलिक्यूल को कैसे बनाइए बच्चे, आप इसको इस तरीके से शिफ्ट कर दीजिए। एक ही बात है, आप मॉलिक्यूल को किसी भी तरीके से बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हमने क्या किया है, एटम वहीं के वहीं है, ठीक है, सिर्फ बॉन्ड शिफ्ट करे हैं। बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, कभी एटम शिफ्ट नहीं होते। और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। जैसे इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सेम उसमें भी इतने इलेक्ट्रॉन है, 12 अनपेड। और इनका एक कॉमन स्ट्रक्चर बन सकता है, उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और वो एक एक्चुअल स्ट्रक्चर माना जाता है। उस रेजोनेंस हाइब्रिड की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो सबसे लो होती है और स्टेबिलिटी सबसे हाई होती है। तो आप इस मॉलिक्यूल को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्वल होगी, क्या होगी, इक्वल होगी बेटा, ठीक है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये इनकी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और रेजोनेंस हाइब्रिड की रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम होती है और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल होती है, ठीक है।
तो अभी आपको पता लगा। और ये एक स्ट्रक्चर था नॉर्मल लेविस स्ट्रक्चर, चाहे हम उसे ऐसे बनाएंगे चाहे हम उसे ऐसे बनाए, और इनका एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हमने बना लिया। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में क्या बोला गया? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नाउ वी विल ट्राई अगेन मोर एग्जांपल। हम कितने भी एग्जांपल ट्राई कर लें बेटा, इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए पॉसिबिलिटी है। नाउ हम SO3 का ले लें एग्जांपल बेटा। टू एक्सप्लेन द रेजोनेंस कंसेप्ट वी विल टेक नंबर ऑफ एग्जांपल। ठीक है, चाहे आप इसको देखिए, देखते जाइएगा, चाहे मैं ऐसे बनाऊं, ठीक है, यहाँ पर दो जगह पर ऑक्सीजन के पास अपने अपने 6 इलेक्ट्रॉन है, और एक जगह पर ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक जगह तो ऑक्सीजन ने अपने 2 कंट्रीब्यूट कर रखे हैं शेयरिंग में, बाकी जगह नहीं कर रखे हैं। इसका मतलब 2 जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, अंडरस्टूड है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाहर आते हैं और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंटर में आता है अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, लेविस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। तो आप इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से बना सकते हैं बेटा। डबल बॉन्ड को आप यहाँ किया है, यहाँ कर दीजिए शिफ्ट। आपने बॉन्ड शिफ्ट करने हैं, एटम शिफ्ट नहीं होते कभी भी। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। इनके बीच का जो एरो है ना, इसे रेजोनेटिंग एरो कहते हैं। ये जो एरो है ये रेजोनेटिंग एरो है, ये भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। डबल बॉन्ड आप ऊपर भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। तो अब इसका ये हो गया कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। बीच में ये जो एरो है ये रेजोनेटिंग एरो है, डबल हेडेड एरो है, आपको पता होना चाहिए। आप इसका आराम से रेजोनेंस हाइब्रिड भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस मॉलिक्यूल का जो रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ होगा वो इस तरीके से, ऐसे 3 साइन लगाकर इस तरीके से आप इसको रेजोनेंस हाइब्रिड भी इसका ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये SO3 के कंट्रीब्यूटिंग और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने रिप्रेजेंट करे। तो व्हेन ए मॉलिक्यूल नॉट एबल टू शो इट्स प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टी इन ए बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर, देन ए मॉलिक्यूल शो इट्स फॉर्म its different type of a structure, form show is its या फिर form 2 or more different type of a structure, and these 2 or more different type of a structure show the properties of this molecule in a very neat, in a very बहुत ही अच्छे से आपको सारी की प्रॉपर्टीज के अंदर नजर आ सकती हैं इस SO3 मॉलिक्यूल की। ठीक है, बाय द नंबर ऑफ ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम और एग्जाम्पल लें बच्चे, बेंजीन का ले लेते हैं। ये बेंजीन है बेटा, C6H6। ये आपने 10th क्लास में भी, अपने प्रीवियस क्लास में भी सीखा है। आप इसे ऐसे बनाइए, चाहे आप इस मॉलिक्यूल को बेटा ऐसे ड्रॉ करिए। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से याद रखना है। इस स्ट्रक्चर को कैकुले नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। ये भी C6H5, सिर्फ बॉन्ड ही तो बदले हैं और कुछ नहीं बदला। ठीक है, और आपको ये बता दिया होगा 10th में टीचर्स ने, ये कार्बन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर साथ में एक क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन, तभी इसको C6H6 बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब डबल बॉन्ड इसकी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका रेजोनेंस है, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं दोनों, और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका रेजोनेंट हाइब्रिड है। ये एक क्या बोल सकते हैं, स्टेबल स्ट्रक्चर है विद लोएस्ट रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत से स्ट्रक्चर हैं बेटा जो आप फॉर्म कर सकते हैं, किसके? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, विद द हेल्प ऑफ ए फिनोमिना रेजोनेंस। तो आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे देंगे, आपसे पूछेंगे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। तो अभी आप लोग आज ट्राई करेंगे कार्बोनेट आयन का, सल्फेट आयन का। आयन का मैंने बता दिया था, नेगेटिव चार्ज का मीनिंग मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। ये बीच में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बाहर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेने हैं। ठीक है, एक मैं डबल बॉन्ड लगा रही हूँ, 2 जगह मैं नेगेटिव चार्ज दिखा रही हूँ। नेगेटिव चार्ज का मतलब है उस ऑक्सीजन के पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन की जगह कितने हो गए? उस ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस 6 नहीं होंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होकर दिखाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बनाइए। यहाँ पर कोई वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग नहीं बनेगी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। 6 वो अपने रिप्रेजेंट मैं उसके करके दिखा रही हूँ, और 7th इलेक्ट्रॉन उसने कंट्रीब्यूशन में दिया हुआ है ऑक्सीजन ने। और कार्बन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो वो 1 2 ये देखो 4 उसके इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है सबका ऑक्टेट। अब डबल बॉन्ड को क्या करिए, एक बार यहाँ शो किया है, अगले स्ट्रक्चर में उसको यहाँ शो कर दीजिए, उससे अगले स्ट्रक्चर में उसको यहाँ शो कर दीजिए। वो सब क्या बन गए? उसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब सल्फेट का, कार्बोनेट का, तो अभी आज आप लोगों ने
रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं किसके, O3 का, CO2 का, CO मॉलिक्यूल का, CO3 मॉलिक्यूल का, SO4 2 नेगेटिव का, बेंजीन का, C6H6 का, SO2 का, SO3 का, इन सब के आप लोगों ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करके दिखाने हैं, ठीक है। तो दिस कंप्लीट फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। पता लगा आपको बहुत अच्छे से? तो और ये बेंजीन का आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कैकुले ने दिया था, भूलना नहीं है ये कंसेप्ट, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या रहा? आज का टॉपिक रहा द टॉपिक दैट इज गिवन बाय द हिजनबर्ग, ठीक है। और इसी हिजनबर्ग को बिल्कुल माइंड में रखिए, क्योंकि हिजनबर्ग नाम का साइंटिस्ट का कंसेप्ट ऑलरेडी हमने लास्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हम ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं। तो ये सेकंड कंसेप्ट आया है हिजनबर्ग का रिलेटेड टू द फिनोमिनल रेजोनेंस, ठीक है। और रेजोनेंस फिनोमिनल हिजनबर्ग ने किसका कंसेप्ट हुआ है? लेविस का कंसेप्ट उठाया, लेविस का स्ट्रक्चर बना के देखा, और लेविस के स्ट्रक्चर में क्या देखा उसने? वो एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल अपनी सारी प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पा रहा, तो उसी एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट फॉर्म्स ड्रॉ की गई, ठीक है। उन डिफरेंट फॉर्म्स को बोल दिया कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, और उन डिफरेंट फॉर्म्स का एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाया जिसे बोला रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी पोलैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आज के लिए इतना ही।